बुढ़े, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? अपनी शकल भी देखी है आईने में? फटीचर कहीं के बुढ़े, मुझसे जबान लड़ाता है। तेरी ये मजाल कि मुझसे जबान लड़ाए। अगर सच में अपनी खैरियत चाहता है तो अपना मुंह बंद करके रखा कर, समझे? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुझे ये रूखी सूखी रोटी मिल रही है ना, यह भी नसीब नहीं होगी। प्रकाश अपने पिता बृजमोहन जी को हमेशा ही ऐसी घुड़कियां देता रहता था। आज बारिश बहुत तेज हो जाने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था और कीचड़ का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसी समय एक बच्चा, जिसका जूता कीचड़ से सना हुआ था, वह सड़क पर रोता जा रहा था। तभी बृजमोहन जी उस छोटे से बच्चे के जूते को चुप कराने के उद्देश्य से उसके जूते साफ कर रहे थे ताकि वह चुप हो जाए, क्योंकि बृजमोहन जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। तभी प्रकाश और उसकी पत्नी बृजमोहन जी को वहां देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, बुढ़े, तेरी यही औकात है कि तू लोगों के जूते साफ करता फिरे। अच्छा है, इस बहाने तुझे 2 रोटी तो मिल जाएगी। ले, मेरा भी जूते साफ कर दे। असल में बारिश की वजह से मेरे जूते भी कीचड़ में सने हुए हैं। पूरे 2000 के नोट दूंगा। ले चल, साफ कर इन्हें। प्रकाश उनके आगे 2000 का नोट दिखाते हुए बोला। बृजमोहन जी बेबसी वाली आंखों से बेटे को देखते जा रहे थे। बूढ़े, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? चल जल्दी से साफ कर मेरे जूते, मुझे देर हो रही है। प्रकाश ने जैसे ही अपना जूता उनकी ओर बढ़ाया कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज से उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर से बदतमीजी करने की? उस पुलिस वाले को देखकर प्रकाश और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। प्रकाश हकलाता हुआ बोला, आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। अरे ये कोई सर वर नहीं है, अरे ये तो एक भिखारी है, भिखारी। कि तभी दूसरा तमाचा भी उसके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो, वरना जेल की हवा खिलाते देर नहीं लगेगी। कि तभी अंदर से एक डॉक्टर आया और बृजमोहन जी से बोला, चलिए सर, जल्दी से मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तभी प्रकाश बोला, मीटिंग? कैसी मीटिंग? वो अपने मन में बुदबुदाया कि ये सब क्या हो रहा है। बृजमोहन जी तुरंत पुलिस वाले के साथ अंदर चले गए। प्रकाश और उसकी पत्नी उनको देखते ही रह गए। मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनकर उनकी आंखों के सामने आ गया और वे बहुत ही परेशान हो गए और अपने बीते पलों में चले गए। बरसात का पानी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद आज भगवान भी नाराज थे और सड़क के किनारे एक टीन के जिसके नीचे वही एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी आंखें नहीं थी, वो अपनी छड़ी के सहारे कोने में एक थैले को बगल में दबाए हुए खड़े ठिठुर रहे थे, क्योंकि पानी भर जाने के कारण बैठने की भी जगह नहीं बची थी। बरसात की तरह आज उनकी आंखों का पानी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेसहारा वृद्ध बृजमोहन जी बरसात के रुकने का इंतजार कर रहे थे। टीन में हुए छेद से गिरते हुए पानी के कारण वे पूरी तरह से भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। तभी वहां से साइकिल पर एक बच्चा पानी में अटखेलियां करता हुआ गुजरा तो उसने कोने में खड़े बृजमोहन जी को देखा। वह साइकिल खड़ी करके उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? घर जाना है क्या आपको? बृजमोहन जी पहले तो बच्चे की आवाज़ सुनकर चौंके, क्योंकि बहुत से लोगों से बृजमोहन जी ने मदद मांगी लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन फिर उनका दिल घर के नाम से भर आया और वे हल्के से बुदबुदाते हुए बोले, घर? कहाँ का घर? कहाँ घर है अपना? उस बच्चे ने दोबारा फिर से पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आपको मदद चाहिए क्या? तब बृजमोहन जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने करीब आकर कहा, बाबा जी मेरा नाम वंश है, मैं तो बारिश में खेल रहा था, चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा।
तब बृजमोहन जी नम आंखों से बोले, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, मैं देख भी नहीं सकता, मैं तो रात में यहीं सोता हूँ, लेकिन आज पानी यहाँ भी भर चुका है। वंश ने भोलेपन से कहा, ओहो बाबा जी, आप मेरे घर चलिए ना, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, उन्हें मम्मी से कहकर सुखवा भी दूंगा। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था और एक अपने थे जो उन्हें इस हालत में छोड़कर जाने कहाँ थे, लेकिन अनजान फरिश्ता वंश उनसे लगातार जिद कर रहा था कि वे उसके साथ उसके घर चले। बृजमोहन जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे किसी को भी अपने घर नहीं ले जाते, लेकिन वंश मानने वाला नहीं था, तो उसने बृजमोहन जी का हाथ खींचते हुए कहा, बाबा जी चलिए ना, देखो पानी भी भरा हुआ है, मेरे घर बैठना आप। बृजमोहन जी का हट इस बाल हट के आगे नहीं चला और उन्हें उसके साथ जाना ही पड़ा। पास में ही कुछ दूरी पर उसका घर था। बच्चा सीधे अंदर गया तो अंदर से आवाज आई, कहाँ गया था वंश, कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। अंदर से वंश की माँ की गुस्से भरी आवाज सुनकर बृजमोहन जी बाहर ही ठिठक गए। फिर उन्होंने अपने कपड़ों का ख्याल किया और सोचा, मुझ फटे हाल भिखारी को अपने घर में देखकर इस महिला को कितना बुरा लगेगा। यह तो बच्चा है, नादान है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। जिंदगी में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमान नहीं सह सकूंगा। और फिर बृजमोहन जी लाठी टेकते हुए वहाँ से निकल गए। बाहर निकले तो बारिश और तेज हो चुकी थी और वे तेज कदमों से बढ़कर किसी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गए। घने पेड़ में से बारिश की बूंदें छन छन कर आ रही थी, तो उन्होंने अपने थैले में से वही मटमैली सी चादर निकालकर ओढ़ ली और वहीं बैठे रहे। बृजमोहन जी 2 साल से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। मटमैले फटे कपड़े उनकी कहानी बयां करने के लिए काफ़ी थे। बारिश रुकी और बृजमोहन जी शाम के वक्त पेड़ के नीचे से उठकर चले गए, लेकिन बारिश में इतना भीगने के कारण वे अब तक बुखार में तप चुके थे। अंधेरा भी धीरे धीरे चलने लगा था और हर तरफ जल भराव के कारण आज सोने की भी कहीं जगह नहीं बची थी। किसी तरह से उन्हें किसी दुकान के आगे जगह मिल गई, जहां उन्होंने दूसरी चादर निकालकर बिछा ली और थैले का तकिया बनाकर गीली चादर ओढ़ कर ही लेट गए। आज बारिश के कारण बगल में चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की खूब भीड़ जमा थी कि तभी कुछ देर बाद उन्हें किसी ने हिलाकर उठाया। बृजमोहन जी अचानक से उठ बैठे और बोले, कौन है, कौन है। तभी आवाज आई, ये रहे मम्मी, देखो यही तो हैं वो बाबा जी। अरे ये तो उस बच्चे वंश की आवाज है। बुदबुदाते हुए बृजमोहन जी ने कहा, तो उस महिला ने कहा, हाँ अंकल जी, वंश ही है। कब से घर पर मुझे बोल रहा है कि आपको ढूंढ कर लाऊं, कब से यह आपको ही ढूंढ रहा है। बृजमोहन जी को किसी ने आज इतने प्रेम से संबोधन किया है तो उनका दिल गदगद हो गया, साथ ही उनकी आंखें भी भर आई। वे बोले, मैं देख तो नहीं सकता हूँ बेटा, लेकिन बिना देखे कह सकता हूँ कि यह बच्चा नहीं भगवान है। वह महिला बोली, अंकल जी यह भगवान बहुत शैतान है। इस बात पर बृजमोहन जी ने हंसकर कहा, अरे भगवान तो शैतान और मासूम भी होते हैं। उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, अंकल जी मैं अभी आई, मैं आपको चाय लाकर देती हूँ और कुछ खाने को लाकर देती हूँ, तभी जाकर यह भगवान खुश होगा। यह कहकर वह पास वाली दुकान से चाय ले आई और साथ में कुछ खाने का सामान भी लाकर उन्हें दे दिया। बृजमोहन जी ले नहीं रहे थे, लेकिन बच्चा बोल पड़ा, बाबा जी आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो लेना तो पड़ेगा ही। बृजमोहन जी उस बच्चे के कहने पर मना नहीं कर सके और सामान पकड़ लिया। वह महिला बोली, अंकल जी क्या रात में यहीं सोते हैं आप। बृजमोहन जी अपनी बदनसीबी को कोस रहे थे और अपने घर परिवार को याद करने लगे थे। उनकी खामोशी को देखकर वह महिला घर जाकर उनके लिए कंबल और बिछाने के लिए एक गद्दा लेकर आई। कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए, जिससे बृजमोहन जी बीमार ना पड़े। बृजमोहन जी बार बार भगवान को धन्यवाद कर रहे थे और वंश की माँ को भी।
उनका बदन कपकपाते देखकर महिला बोली, अंकल जी आपको तो बुखार है। वंश के पापा डॉक्टर हैं। तो वंश ने तुरंत चहकते हुए बोला, बाबा मेरे पापा डॉक्टर हैं, वे सबको ठीक कर देते हैं। सुबह आने के लिए कहकर महिला अपने बेटे वंश को लेकर चली गई और बृजमोहन जी ईश्वर का शुक्रिया करते रहे। उन्होंने कहा, इतनी प्यारी बच्ची है, जैसे खुद है वैसे ही संस्कार अपने बेटे को भी दिया है। क्या करूं, अब मैं भी समझता हूं कि दुनियादारी आ गई है, लोगों की समझ हो गई है, लेकिन कभी अपनों को ही ना समझ पाया। बृजमोहन जी ने वही गद्दा बिछाया और उस महिला के लाए कपड़े पहन लिए। उसका लाया हुआ कंबल ओढ़कर, जिससे बुखार की पीड़ा कुछ आराम तो हो ही गया था, या यूं कहें कि बुखार सहने की ताकत मिल गई थी। रात भर उस गद्दे और कंबल का सहारा काफ़ी हो गया था। दिन निकलते ही वंश ने अपने पापा को बृजमोहन जी के बारे में बताया कि रात वाले बाबा जी को बुखार है, तो वह भी जल्दी से उनके साथ चले गए। लेकिन वहां जाकर देखा तो बृजमोहन जी नहीं मिले। तो वंश परेशान सा इधर उधर देखने लगा। उसके पापा ने भी ढूंढने की कोशिश की, मगर फिर वे नहीं मिले। हताश होकर जब वे घर लौटने लगे तो वंश ने कहा, पापा मुझे पता है कि वे कहाँ होंगे। वंश सड़क पर दौड़ा तो उसके पापा भी उसके पीछे पीछे दौड़े। वह वंश को रोक रहे थे, मगर वंश उस टीन सेट के नीचे जाकर रुका। वहाँ बृजमोहन जी को देखकर मुस्कुरा उठा। पीछे से आए उसके पापा को उसे मुस्कुराता देखकर सांस आई। वंश ने कहा, पापा देखो यही हैं वो बाबा जी, देखो कल इन्हें कितना बुखार था, मम्मी ने कंबल और गद्दा भी दिया था। बृजमोहन जी वंश की आवाज़ सुनकर चौंक गए कि वह बच्चा फिर से उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा था। बृजमोहन जी ने उसे पुकारा, वंश बेटा। वंश उसके पास खड़ा हो गया तो उसके पापा ने बृजमोहन जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी बदतर हालत सब कुछ कह रही थी। उन्होंने छूकर देखा तो बुखार महसूस हुआ। वंश ने कहा, बाबा जी आपका गद्दा कंबल कहाँ गया? बृजमोहन जी ने मायूसी से कहा, बेटा वहाँ दुकान के आगे कुछ लोग आए और उन्होंने हटने के लिए कहा। गद्दा कंबल और कपड़े छीन लिए, पता नहीं वे कौन लोग थे। वंश के पापा उन्हें अपने साथ घर लेकर चले गए और उनका चेकअप किया, बुखार की कुछ दवाइयाँ भी दी और बोले, बाबा जी आप आज यहीं हमारे साथ रहेंगे। मगर बृजमोहन जी को वह सब स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो अब मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। बेटा तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंश के पापा विकास ने कहा, अंकल जी इसने आपको बाबा कहा है तो आप मेरे लिए मेरे पिता समान हुए ना, तो इस बेटे के घर में रहने से मना क्यों करते हैं? अच्छा आप ठीक हो जाइएगा तब आप चले जाना, लेकिन अभी आप यहीं रहिएगा। उनके बार बार कहने पर वे मान गए और वे वहीं पर ठहर गए। वंश के माता पिता ईसा और विकास की सेवा से वे ठीक होने लगे। भरपूर आराम और खाने पीने का ध्यान रखने से अब सेहत में अच्छा सुधार हो गया था और अब वे फटे हाल व्यक्ति नहीं रहे थे। अच्छे कपड़े और अच्छे खान पान से चेहरे की चमक वापस आ गई थी। बृजमोहन जी बार बार ईश्वर को धन्यवाद करते कि इतने दुख की घड़ी में उन्हें वंश और उसके माता पिता का साथ मिला। एक दिन वंश की मम्मी ईसा ने पूछ ही लिया, अंकल जी बुरा ना माने तो आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या आपके भी तो बेटे बेटी होंगे ना? बृजमोहन जी खामोश हो गए और भूले बिसरे दिन फिर से याद आ गए, जिनकी पीड़ा चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। अपने आंखों के आंसू पोंछ कर बोले, बेटा परिवार तो है, मगर अब जाने कहाँ गए सब लोग मुझे छोड़कर। मैंने तो कितनी बार तलाश की मगर कुछ पता ही नहीं चला। ईसा ने कहा, अंकल जी क्या हुआ था आपके साथ जो आप बेघर हो गए? बृजमोहन जी उसकी बात सुनते ही उनकी यादों में चले गए जो उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। करीब 2 साल ही हुए थे जब वे अपने परिवार के बीच थे। परिवार में 2 बेटे और बहुएं थी। पत्नी के साथ बाकी जीवन तीर्थ यात्रा करने में बीत रहा था। दोनों अक्सर तीर्थ पर ही रहते थे और अब तक अलग अलग प्रदेशों में घूम चुके थे।
बेटे बहुएं भी अपने जीवन में मस्त थे। एक बार तीर्थ करते समय जब शहर घूमने निकले तो सड़क पार करते समय दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को भयंकर चोटें आई। पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी और बृजमोहन जी को सिर में और आंखों में चोट आई थी। बेटों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, मगर उनकी पत्नी को बचाया न जा सका और उनकी मृत्यु हो गई। बृजमोहन जी से यह सहा न गया। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वे अंतिम समय में पत्नी को देख भी न सके। पत्नी के दुख से गुजर रहे बृजमोहन जी पर कुछ दिन बाद एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। उनकी आंखें देखने लायक नहीं बची। वे अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। किस्मत पर रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब हॉस्पिटल से घर वापस आए तो बहुओं को अंधे ससुर का ख्याल रखने में समस्या होने लगी। बेटे दिन भर ऑफिस में रहते थे तो दिन में दोनों बहुएं आपस में उनके काम को एक दूसरे पर टालती रहती। कई बार बृजमोहन जी खाने का इंतजार ही करते करते रहते, पर शाम तक खाना भी नहीं मिलता था तो अपने काम खुद से करने की कोशिश भी करते, तो न देख पाने के कारण कहीं भी टकरा कर गिर जाते, तो कभी कपड़े उल्टे पहन लेते थे। कई बार तो सही अंदाज न होने के कारण पानी ही बिस्तर पर गिर जाता था। जब वे गिरते तो बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने भी नहीं आती और बृजमोहन जी को अपने कमरे का अंदाजा तक न रहता। इस अंधेरेपन के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक दिन बड़ी बहू नेहा ने अपने पति प्रकाश से कहा, प्रकाश, हम तुम्हारे अंधे बाप को कब तक संभालेंगे? ये छोटी तो कुछ करती ही नहीं है। तुम्हारा बाप भी हर छोटी बात के लिए आवाज लगाता रहता है। मैं सारा दिन थक जाती हूँ। मुझसे तो यह नहीं होगा। अब कुछ फैसला कर लो। तब प्रकाश ने कहा, अब क्या करूँ मैं? उनको भी तीर्थ करने की जाने की क्या पड़ी थी, अब कौन करे? उधर छोटी बहू सोनल भी अपने पति दुर्गेश से यही कहती, देखो दुर्गेश, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो उनके काम के लिए नौकर लगा दो। मैं तो उनका काम नहीं कर सकती। दीदी सारा दिन इनका काम मुझ पर ही डालती रहती है और मैं अकेले करती रहती हूँ। तुम्हारा बाप नखरे भी बहुत करता है। दुर्गेश ने कहा, सोनल, हम नौकर रखेंगे तो उसका खर्च भी तो हमें ही देना होगा ना। बड़े भैया तो देंगे नहीं और हम पर अकेले बोझ आन पड़ेगा। नौकर रखना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ हाँ, कहीं छोड़ सकते हैं। सोनल ने दुर्गेश को बड़े भैया से बात करने का सुझाव दिया तो दुर्गेश ने जाकर बड़े भाई प्रकाश से कहा, भैया, अब पापा की सेवा करना बहुत मुश्किल हो गया है। सोनल सारा दिन लगी रहती है। यही बात प्रकाश ने अपनी पत्नी नेहा के लिए कही। तब दुर्गेश ने कहा, भैया, पापा के लिए वैसे तो नौकर ही ठीक है, मगर उसका खर्च कौन उठाएगा? नेहा ने बीच में बात काटते हुए कहा, हम तो नहीं उठाएंगे, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? सोनल ने भी वही बात दोहरा दी, हमारे पास भी कौन से पैसों का पेड़ लगा है, हम भी कहाँ से लाएंगे? बड़ी समस्या आन पड़ी थी, लेकिन काफ़ी देर के बाद विचार किया गया कि दोनों नौकर का खर्च आधा आधा करेंगे। कुछ दिन में बृजमोहन जी के लिए नौकर ढूंढ कर रख लिया गया, मगर उसका ताना भी बहुएं बृजमोहन जी को देने लगी। यह बुढ़ा तो अंधा होकर बैठ गया। बेटे बहुओं पर बोझ बनते इसे शर्म नहीं आती। नेहा के तीखे शब्द बृजमोहन जी के कानों पर पड़ते तो वह तिलमिला कर रह जाते, क्योंकि वह खुद भी लाचार थे तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब दोनों बहुओं ने नौकर को भी परेशान करना शुरू कर दिया। बृजमोहन जी के काम के साथ साथ उससे घर के काम भी करवाने लगी। एक का काम पहले करता तो दूसरी नाराज होकर कहती कि हम भी तो पैसे देते हैं। नौकर की खींचातानी होने लगी तो नौकर परेशान रहने लगा। एक दिन नौकर काम पर नहीं आया तो दोनों अपने कमरे में बंद हो गई। उधर बृजमोहन जी भूख प्यास से तड़प उठे, लेकिन एक को भी तरस नहीं आया। जब उन्होंने खुद ही भोजन तलाशने की कोशिश की तो रसोई का सामान गिरने की आवाज़ आई। दोनों भागकर आई तो देखा कि किचन में कांच का सामान टूटा पड़ा है। बृजमोहन जी को वहां देखकर नेहा ने उन पर हाथ उठा दिया। वह जोर जोर से मारते हुए बोली, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया बुढ़े, और ऊपर से तू इतना नुकसान कर रहा है। अब कौन भरेगा ये सब का बिल?
अंधे ब्रिजमोहन जी जमीन पर पड़े हुए बहू के हाथों से पीटे जा रहे थे। नीचे पड़े कांच के टुकड़े उनको चुभ रहे थे, लेकिन दोनों उन्हें इतनी बदहवास होकर मार रही थी कि उन्हें उनके शरीर पर बहता खून भी दोनों को दिखाई न दिया। कांच चुभने के जख्म कई जगह हो गए थे और ब्रिजमोहन जी दर्द से कराह रहे थे। अब तो दोनों बहुओं का हाथ उन पर आए दिन उठ जाता था, क्योंकि नौकर कभी लौटकर नहीं आया और उसका सारा दोष उन्होंने ब्रिजमोहन जी पर ही लगाया। इतनी बदतर जिंदगी जी रहे थे ब्रिजमोहन जी, यह सब सहने को मजबूर थे। उनके जख्म ठीक ही नहीं हो रहे थे और अब उनसे पस भी बहने लगा था। बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन इससे पहले कुछ कागजात अस्पताल के नाम पर साइन करवा लिए। ब्रिजमोहन जी को अस्पताल से ठीक होने में बहुत समय लगा। उनसे घर वालों के बारे में पूछा जाता तो वे कुछ न बता पाते। कोई भी इतने दिनों में उन्हें अस्पताल में देखने तक नहीं आया। ब्रिजमोहन जी ठीक होकर जब खुद ही अपने घर के पते पर पहुंचे तो पता चला कि पूरा परिवार घर बेचकर कहीं चला गया है। ब्रिजमोहन जी बेबस होकर कितनी देर घर के बाहर बैठे रहे, फिर वहां से उठकर मंदिर चले गए। हर रोज भगवान से प्रार्थना करते और घर पर जाते कि शायद उन्हें कोई मिल जाए, मगर उनके अंधेपन का फायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया था। घर अपने नाम करवाकर बेच दिया गया था। ब्रिजमोहन जी की इतनी कहानी सुनकर वंश की माँ ईसा की आंखों में भी आंसू आ गए। अंकल जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी औलाद कैसे हो गई कि आपका ख्याल भी नहीं आया। ब्रिजमोहन जी ने कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। संस्कार तो मैंने भी ऐसे ही दिए थे, मगर अब समझ में नहीं आता कि किसको दोष दूं, किस्मत को, बच्चों को, या फिर अपने संस्कारों को बुरा कहूं। ब्रिजमोहन जी रो रहे थे और वंश उनके आंसू पोंछ रहा था। ब्रिजमोहन जी उन्हीं के घर में उनके साथ रह रहे थे और एक दिन वंश के पापा विकास ने आकर कहा, अंकल जी, एक आंखों के कैंप का आयोजन हो रहा है। वहां आपकी आंखें दिखाकर पता कर सकते हैं कि आप फिर से देख पाएंगे या नहीं। क्या पता कुछ इलाज हो जाए और आप देख पाएं। ब्रिजमोहन जी ने कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब तुम भी रहने दो। इतना किया है वही काफ़ी है। उसके इलाज में बेकार इतना पैसा भी खर्च होगा और फायदा भी नहीं होगा। विकास ने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल जी, वह सब काफ़ी सस्ता है, बल्कि गरीबों के लिए मुफ्त भी है। वंश खुश हो रहा था कि अब बाबा जी देख पाएंगे, क्योंकि ईसा ने उनका इलाज के लिए मना लिया था। कैंप में उनकी आंखें दिखाई गई तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की कुछ संभावना तो है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करके पता चलेगा। विकास डॉक्टर की इस बात पर राजी हो गया और ब्रिजमोहन जी का इलाज शुरू हो गया। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आंखें वापस आ सकती है। इससे तो वंश खुशी के मारे उछल ही पड़ा और उसके माता पिता भी बहुत खुश हो गए। ब्रिजमोहन जी के 6 माह के ट्रीटमेंट के बाद वह दिन भी आ गया जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जानी थी। उन्होंने सबसे पहले वंश को देखने की इच्छा जताई और वंश को सामने खड़ा कर उनकी पट्टी खोली गई। हल्के हल्के आंखें खोली तो पहले कुछ नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वंश का चेहरा दिखाई दिया और बाबा जी कहकर उनसे लिपट गया। ब्रिजमोहन जी ने उसे खुद से लिपटा लिया और खूब प्यार किया और बोले, मेरे मासूम फरिश्ते, यह सब तेरे कारण ही हुआ है। ब्रिजमोहन जी अपनी आंखें ठीक होने से बहुत खुश थे और उन्होंने विकास और ईसा से अपने घर के पते पर जाने की इच्छा जताई। दोनों उन्हें लेकर वहां पहुंचे तो उस घर के नए मकान मालिक ने कुछ नहीं बता पाया उनके बेटे बहुओं के बारे में। ब्रिजमोहन जी दुखी मन से वापस आ गए। अब ब्रिजमोहन जी के दिन वंश के साथ खेलते हुए बीतने लगे। एक दिन उन्होंने डॉक्टर विकास और ईसा से फ्री होकर उनके पास आने को कहा तो दोनों रात के समय उनके कमरे में आ गए। ब्रिजमोहन जी ने उनके सामने अपना थैला खोला और अपनी पत्नी की तस्वीर बाहर निकाली। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों के कारण ही मैं यह जीवन फिर से जीने के लायक हुआ हूँ, नहीं तो भिखारी बन चुका था और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था।
आज अपनी पत्नी की तस्वीर इन आंखों से देखकर उसे याद करता हूँ। यह सब तुम लोगों के कारण हो सका है। दोनों उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, अंकल जी, हम तो भगवान की बनाई कठपुतली हैं। जो वह करवाता है वही करते हैं। फिर हमने तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया, जो ईश्वर की इच्छा थी वही हुआ। धन्यवाद तो ईश्वर का ही है। और फिर वंश को भी तो बाबा जी मिल गए। बृजमोहन जी ने उनकी बातें सुनकर हाथ में ली तस्वीर जो पीछे से खोलना शुरू कर दिया। देखकर दोनों चौंक गए कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। बृजमोहन जी ने तस्वीर खोलते ही पीछे से कुछ कागजात बाहर निकाले, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए और बोले, अंकल जी, ये क्या है? बृजमोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उस जमीन के कागजात हैं जिनके बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते। ये जमीन हमने तीर्थ पर जाने से पहले खरीदी थी, जिसके लिए गांव की जमीन बेच दी थी। इसी शहर में इसको खरीदा था और तीर्थ से आने के बाद बच्चों को तोहफे में देना चाहते थे, मगर उसके बाद उनका रूप देखकर मेरा मन बदल गया। लेकिन अब यह जमीन मैं तुम्हें तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे बच्चे ही हो। इतना तो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता कि सड़क से उठाकर दिल से लगा लिया इस भिखारी को। यह उसकी कीमत नहीं, बल्कि मेरा प्यार समझकर रख लो। यह सब देखकर दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने कहा, नहीं नहीं अंकल जी, यह हम नहीं ले सकते। हमने किसी लालच से आपके लिए कुछ नहीं किया। बृजमोहन जी दोनों की बातें सुनकर मायूस और उदास हो गए। तो विकास ने कहा, अंकल जी, ऐसा कर सकते हैं कि उस जमीन पर एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो। यह बात सुनकर बृजमोहन जी का चेहरा खिल उठा, लेकिन फिर बोले, लेकिन बेटा, हॉस्पिटल के लिए तो बहुत पैसा लगता है ना। तो विकास ने कागज में जमीन का साइज देखकर कहा, ऐसा करते हैं अंकल जी कि इसमें से कुछ जमीन बेचकर वह पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे पैसा बढ़ जाएगा और फिर इस पैसे से हॉस्पिटल बनाने में आसानी हो जाएगी। बृजमोहन जी विकास का यह आइडिया सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने झट से उसकी अनुमति दे दी। अगले दिन ही विकास ने जमीन देखी और उसकी नपाई करवा दी। इतनी बड़ी जमीन से कुछ हिस्सा बेच देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्पिटल बाकी में आराम से बन जाने वाला था। विकास ने उसका कुछ हिस्सा बेचा तो अच्छे खासे पैसे में वह जमीन बिक गई। बृजमोहन जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो जमीन उन्होंने कौड़ियों के भाव में ली थी वह सोना बन जाएगी। इतना सारा पैसा मिल गया था कि जल्दी से विकास ने उसे एक दोस्त की सलाह लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। 6 महीने बीते और पैसा कई गुना बढ़ गया। साल भर में मुनाफे के साथ साथ पैसे हाथ में आ गए और हॉस्पिटल बनाने का काम डॉक्टर विकास ने शुरू करवा दिया। बीच में जब फिर से पैसे की जरूरत पड़ी तो बृजमोहन ने छुपाकर रखी एक हीरे की अंगूठी और चैन विकास के हवाले कर दी और कहा, मैं अब इन सब का क्या करूँगा, सही काम में लग जाए तो अच्छा होगा। 2 साल पूरे होने से पहले अस्पताल बनकर तैयार हो गया और बृजमोहन जी के हाथों से उसका उद्घाटन करवाया गया था। अब बृजमोहन जी ने डॉक्टर विकास को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद रोज अपनी कार से पूरे अस्पताल का मुआयना करने जाते। बृजमोहन जी की जिंदगी से आज हताशाओं का धुआं छट चुका था। विकास जी एक आर्थोपेडिक डॉक्टर थे। उन्हें देर रात किसी का फोन आया। उधर किसी ने कहा कि उनके बच्चे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत खराब है। कहीं से हमें यह नंबर मिला है, डॉक्टर हमारे बच्चे को बचा लीजिए। यह सुनकर डॉक्टर विकास ने उन्हें बृजमोहन जी के अस्पताल आने को कहा और खुद भी जल्दी से पहुंच गए। वहां जाकर उसके शरीर पर कई जगह हुए घाव पर पट्टियां करवाई और खून को बहने से रोका गया। लेकिन मामला अभी गंभीर ही था, क्योंकि बच्चा होश में नहीं आया था, जो कि अभी केवल 7 साल का ही था। देर रात को डॉक्टर विकास ने घर आकर अपनी पत्नी ईसा से कहा, ईसा, आज एक छोटे से बच्चे का केस आया है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और पैर की हड्डी इतनी कुचल गई है कि बच्चे का पैर काटना पड़ सकता है। कल तक पता चलेगा कि क्या करना है। वह बच्चा अपने वंश जैसा ही है, एकदम प्यारा। मुझे उसे देखकर बहुत दुख हुआ। इस छोटी सी उम्र में बहुत बुरा हुआ उसके साथ।
रात को बात करते करते डॉक्टर विकास सो गए और अगली सुबह ब्रिजमोहन जी से कहा, अंकल जी, आपकी आंखों का एक नॉर्मल चेकअप कराना है, तो आज आप मेरे साथ ही अस्पताल चलिएगा। वैसे भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर विकास ब्रिजमोहन जी को साथ लेकर अस्पताल चले गए। ब्रिजमोहन जी अपने कमरे में कुछ लोगों के साथ मीटिंग करने लगे थे। जब दोनों अंदर पहुंचे तो जाते ही वहां नर्स दौड़ी हुई आई और बोली, डॉक्टर, कल जो बच्चा आया था उसके माँ बाप बहुत रो रहे हैं। वह बच्चा बोल नहीं रहा है, केवल छत की तरफ देखे जा रहा है। सब लोग टेंशन में हैं और आपके आने का ही इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर विकास सुनते ही उस बच्चे की कमरे की ओर दौड़े तो डॉक्टर आकाश ने जाकर उस बच्चे के तरफ देखा तो बिस्तर पर वह गुमसुम पड़ा हुआ था, जैसे कि उसका शरीर सांस तो ले रहा है मगर उसमें कोई हरकत नहीं थी। शायद दुर्घटना के सदमे का असर था। ब्रिजमोहन जी भी मीटिंग करके अपने कमरे से कुछ अधिकारियों के साथ निकले तो पीछे से अंदर आए तो वह भी भौचक्के रह गए। उस बच्चे के माँ बाप कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू नेहा और प्रकाश ही थे। ब्रिजमोहन जी की नज़र बेड पर लाचार पड़े अपने पोते पर पड़ी तो उनका दिल रो पड़ा। प्रकाश ने जब अपने पिता को वहां देखा तो वह हैरान रह गया कि उनकी आंखें ठीक कैसे हो गई और ये कैसे। प्रकाश के मन में चलते हुए सवालों को ब्रिजमोहन जी ने ताड़ लिया था। पीछे नेहा की आवाज आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जाने इसको क्या हो गया है। डॉक्टर विकास ने बच्चे को देखते हुए धीरे से कहा, अब इस बच्चे का पैर काटना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन फैला तो मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रोती हुई नेहा को ब्रिजमोहन जी ध्यान से देख रहे थे। यह वही नेहा थी जिसकी इतनी प्रताड़नाएं ब्रिजमोहन जी ने बिना कुछ कहे सही थी। डॉक्टर विकास बच्चे को चेक करने लगे थे। ब्रिजमोहन जी के कान में तभी नेहा की आवाज पड़ी, यह तुम्हारा बाप यहाँ क्या कर रहा है? इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। कैसे मेरी तरफ देखे जा रहा है। डॉक्टर विकास ने सारी बात सुनी तो पीछे पलटकर कहा, यह आदमी इस हॉस्पिटल के मालिक है मैडम, यह मेरा नहीं इनका हॉस्पिटल है। नेहा हक्की बक्की रह गई, इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे कर लिया यह सब इस बुढ़े ने? बस यही सब नेहा मन में सोचने लगी, जिस पर प्रकाश भी हैरान हुआ। अपने पिता को इस मुकाम पर देखकर नजरें झुकाने को मजबूर हो गया था। डॉक्टर विकास ने तुरंत नर्स से उस बच्चे को कुछ इंजेक्शन लगाने को बोला तो उन्हें एक फ़ोन आ गया, सर एक इमरजेंसी है, आप अभी आ जाइए। डॉक्टर विकास जा चुके थे और जाते जाते उन्होंने ब्रिजमोहन जी से कहा, अब मैं चलता हूँ अंकल, आप आराम से घर चले जाइएगा। उनके जाते ही प्रकाश ने ब्रिजमोहन जी से कहा, पापा आपकी आंखें ठीक कैसे हो गई? प्रकाश को बोलता हुआ देखकर नेहा ने भी तुरंत कहा, यह कौन सा नया नाटक है? कोई लॉटरी तो नहीं लग गई होगी इस बुढ़े की, किसी की जेब काटकर यह सब बनवा लिया होगा। ब्रिजमोहन जी ने गुस्से से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखकर कहा, यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारा बाप मरा क्यों नहीं, बच कैसे गया और यह सब कैसे हो गया? प्रकाश का सिर झुक गया लेकिन ब्रिजमोहन जी के ताने नहीं रुके। नेहा भी बार बार ब्रिजमोहन जी की तरफ देख रही थी। प्रकाश ने झूठ बोलकर लीपापोती करने की कोशिश की, पापा आप जाने कहाँ थे, हमें मिले ही नहीं। यह सुनकर ब्रिजमोहन जी दहाड़ पड़े, झूठ मत बोलो, तुम लोग घर भी बेचकर चले गए थे। तुमने मुझे गलत कागज पर झूठ बोलकर साइन करवा लिया। जब मैं गया तो पड़ोसियों ने कहा कि कब चले गए पता ही नहीं चला। बोलो क्या अभी भी झूठा हूँ मैं? प्रकाश ने कांपती आवाज में कहा, नहीं पापा ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तभी नेहा अपने बच्चे के पास भागी जो जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। घबराई हुई नेहा बच्चे को आवाज दे रही थी मगर उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। नेहा ने ब्रिजमोहन जी के पास जाकर कहा, पापा आप डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज़ पापा, आप तो यहाँ के मालिक हैं पापा, वही मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। देखिए ना इसकी क्या हालत हो रही है। नेहा ब्रिजमोहन जी के कदमों में गिरकर बच्चे के लिए मदद मांग रही थी। ब्रिजमोहन जी को अपने पोते की हालत पर तरस आ गया और सोचे इस बच्चे का क्या कसूर है।
उन्होंने अपने फ़ोन से डॉक्टर विकास को कॉल किया। बेटा 5 मिनट चाहिए थे। डॉक्टर विकास ने कहा। हाँ हाँ अंकल जी, कहिए क्या हुआ? बृजमोहन जी ने कहा, जिनका बच्चा तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है वह मेरा पोता है। प्लीज़ बच्चे को तुरंत ही तुम्हारी ज़रूरत है। आ जाओ बेटा। डॉक्टर विकास यह सुनते ही मीटिंग छोड़कर वहीं आ गए कि तुरंत ही इमरजेंसी में सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। आनन फानन में बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और सर्जरी शुरू कर दी गई। इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका था, जिसको ख़त्म करने के लिए पैर को ही काटना पड़ा, मगर बच्चे की जान बचा ली गई। ऑपरेशन चल रहा था। उस समय नेहा और प्रकाश बृजमोहन जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। नेहा ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। पाप हुआ है, आपको इतना दुख दिए, जिसकी जो सज़ा मिले कम ही होगी। बृजमोहन जी को आज माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने माफ़ करने से साफ मना कर दिया। प्रकाश ने रोते हुए कहा, पापा आज आप नहीं होते तो हम जाने क्या करते। मेरे बेटे का इलाज सही समय पर हो गया पापा, हम माफ़ी चाहते हैं। मगर बृजमोहन जी कुछ नहीं बोले। डॉक्टर बाहर आए तो बच्चा अब खतरे से बाहर था। प्रकाश और नेहा ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा तो डॉक्टर विकास ने कहा, इनको धन्यवाद कीजिए, इनके कहने पर ही यह सब कुछ हुआ है। नेहा की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई थी। अपने किए कारनामों को याद कर रही थी और अब महसूस हुआ कि कितना गलत किया था उसने। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया। अरे मुझे पता नहीं चला, आपका फ़ोन आया तो मैं बाहर था। दुर्गेश ने आकर जैसे ही पिता को देखा तो वह सकपका गया। साथ में उसकी पत्नी सोनल भी थी। प्रकाश ने गुस्से में कहा कि मुझे पता है तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया है। आज वही बाप काम आया जिसे हमने मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माता पिता की कीमत का एहसास हो गया है और धिक्कार है तुझ जैसे भाई पर जो दुख में भी काम न आ सका। प्रकाश बृजमोहन जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। प्रकाश ने दुर्गेश को बताया कि कैसे पिताजी ने उसकी मदद की और उसका बेटा बच गया। जिस पिता को हमने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज वह इस करोड़ों के अस्पताल के मालिक हैं। यह सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। बृजमोहन जी वहां से अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए और चारों बेटे बहू उनको बस जाते हुए देखते ही रह गए। एक समय था जब बृजमोहन जी मुसीबत से घिरे हुए थे, तब यही बेटे बहू छोड़कर चले गए थे। आज उनका साथ किस्मत ने छोड़ा तो बृजमोहन जी ने ही सहारा दिया था। इसलिए कहते हैं कि माता पिता तो महान होते हैं और बच्चे चाहे जितनी भी गलती करें उन्हें हमेशा क्षमा कर देते हैं। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी भी दुखी न करें। अपने माता पिता को दुखी करना ईश्वर को दुखी करने के समान होता है और फिर ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता और इसका दंड हमें अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी में बृजमोहन जी के द्वारा किया गया प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और यह कहानी आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।